करम से हजारा के बाहर का इंशाल्लाह भर्ती नहीं हो सकता। आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खोने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे। जनाब, कराची के रहने वाले, कराची की टीम को सपोर्ट करने वाले आज यकीनन मुतमईन होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम समझी जा रही थी या समझी जा रही है, मुल्तान सुल्तान, उसको अब से कुछ देर पहले शिकस्त हो चुकी है कराची के हाथों। यानी कि कराची टीम, जो कराची किंग्स की जो टीम है, उसने मुल्तान को शिकस्त दे दी। और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। अच्छा, बहुत सारे सवालात इस हवाले से मौसूल हुए हैं, ज़रा उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले थोड़े से मैच के स्कोर के हवाले से बात कर ली जाए कि मैच में क्या हुआ। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। और ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले भी जो फैसले हुए उनके हक में रहे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ रही है। कराची की बैटिंग की बात कर लेते हैं। पहले बैटिंग कराची ने की, 167 रन जो है उन्होंने स्कोर किए, और 167 वो भी 3 विकेटों के नुकसान पे। गो के रन्स तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये जीतने में कामयाब हुए। तैयब ताहिर, जिसका हम पिछले में तस्करा कर रहे थे प्रोग्राम में कि उनको मौका जो है वो दिया जाना चाहिए, उनको मौका दिया गया। 46 गेंदों पर 65 रन की इनिंग उन्होंने खेली। मैथ्यू वेड ने 47 गेंदों पे 46 रन किए, और जेम्स विंस ने 12 गेंदों पे 27 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स हैं, उसमें एहसानुल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अनवर अली ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट, और कार्लोस ब्रैथवेट ने 1 ओवर करवाया और 11 रन जो है उन्होंने दिए। मुल्तान सुल्तान की जानिब से जब चेस का आगाज़ किया गया तो कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं रही। जो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन थे, जैसे हम देख रहे थे कि पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी, इसमें भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस उन्होंने शो की, लेकिन विकेटें बड़ी तेज़ी से उनकी गिर गई। मोहम्मद रिजवान जो है टॉप स्कोरर है, 25 गेंदों पे 29 रन उन्होंने स्कोर किए। शान मसूद ने 16 गेंदों पे 25 रन, अनवर अली ने 12 गेंदों पर 12 रन स्कोर किए। इसके अलावा कोई भी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो शोएब मलिक ने 3.3 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तबरेज़ शम्सी बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, उन्होंने 4 ओवर में 18 रन दिए, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। आकिफ जावेद ने 2 ओवर्स में 8 रन देके 2 विकेटें हासिल की। तो ये जनाब मैच की सूरत हाल रही है। तबरेज़ शम्सी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, 4 ओवर में 18 रन देके 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, और आज का जो दूसरा मैच है उसके ऊपर भी बात करेंगे, कैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और मुल्तान सुल्तान जो इस टूर्नामेंट में बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थी, और कराची की टीम जो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थी, आज के मैच में क्या ऐसा हुआ कि वो मैच जीतने में कामयाब हुए कराची की टीम, और मुल्तान जो है वो उनसे शिकस्त खा गई। हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, आमिर सरफराज साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अली रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बेहतरीन क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली, ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अकेडमीज़ भी चला रहे हैं, और ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं। अली रज़ा साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अली रज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर भाई फरमाइए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग जानना चाहते हैं। जो एक टीम हमें लग रहा था कि वह रेस से बाहर हो रही है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस, और वो भी ऐसी टीम के खिलाफ जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन साइड है। फरमाइए क्या कहेंगे। देखिए, आज की फतह जो है कराची की, वो मैं समझता हूँ कि एक खुशगवार झोंके की तरह से है इस गर्मी के मौसम में, और बड़ा रिलीफ फील कर रहे होंगे कराची आइट्स और कराची को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं। कराची की टीम का भी मोराल हाई हुआ होगा यकीनन, क्योंकि जैसा कि अभी आपने अपनी इंट्रो के अंदर ये बात कही कि समझी जाने वाली टीम और इस वक्त सबसे बेहतरीन थी और है, और उसको हराना डेफिनेटली कराची के हक़ में बहुत बेहतर जाएगा। जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक़ है, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, जिसमें अली भाई ने बहुत अच्छी एक बात की निशानदेही की कि कराची आज जो उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिला गालिबन
सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करने के लिए आए तो वो लाइट्स में नहीं कर रहे थे, मॉइस्चर या जो ड्यू फैक्टर है वो नहीं था। तो इनकी बड़ी अच्छी इन्होंने उस पर नज़र रखी अपनी गहरी, और इन्हीं की बात को आगे लेके मैं चल रहा हूँ कि शायद जो पेशावर की टीम थी, मुल्तान सुल्तान की टीम थी, वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी रही, और वो कंडीशंस को, चूंकि वो डे के अंदर ये मैच खेल रहे थे, तो शायद वो उससे मतलब अकस्टम नहीं हो सके और वो उसको लेके आगे नहीं चल सके। तो बहरहाल जो तब्दीलियां टीम में की गई उसने भी इनको पे बैक किया। जो तैयब ताहिर की सूरत में बड़े सीजन्स प्लेयर हैं, तकरीबन 50 के करीब फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, मैच्योर हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी बना रखी है। तो एक उनका एक वैसे ही यानी एक बैटिंग की प्रोफाइल तो थी। आज उनको मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, जिसने कराची को पूरी सपोर्ट की। दूसरी तरफ तबरेज शमसी को भी मौका दिया गया, उन्होंने भी बहुत शानदार बॉलिंग की। तो परफॉर्मेंस इनफरादी कुछ दोनों तरफ से अच्छी आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो कराची ने मुल्तान को आउट क्लास किया है। बिल्कुल ठीक है, मुल्तान को आउट क्लास कर दिया, लेकिन हमारा ख्याल ये है, हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये जो स्कोर है ये 160, 62, 67, 65 इससे आगे नहीं जा पा रहा। अली रज़ा साहब फरमाइए इसकी क्या वजह है? पहले तो रात में बैटिंग करना, चलें कंडीशंस मुश्किल थी, यहाँ तो कंडीशंस मुख्तलिफ थी, यहाँ तो बड़ा स्कोर किया जा सकता था। 3 विकेटें सिर्फ गिरी हैं, स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 220 भी स्कोर हो रहे हैं, सब कुछ सारी टीमें खेल रही हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाइए। देखिए, नेशनल स्टेडियम के अंदर जो है ना, इस वक्त ओरिजिनल लाइट पे, सनशाइन पे मैच हुआ है, पहली मरतबा स्पिनर के लिए बहुत साजगार रहा। बिल्कुल ठीक है। और स्पिनर्स शोएब मलिक ने और शम्सी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वो जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं दे रहे थे, इसी वजह से जो ताहिर है, उन्होंने तैयब ताहिर ने स्कोर किया। यही ज़ाहिर सी बात है, यहीं के प्लेयर हैं, उन्होंने स्कोर भी किया। और फिर कराची ने जो विकेट देखी उस हिसाब से जो उन्होंने अपनी कंडीशन पे टीम खिलाई, उससे उनको फ़ायदा हुआ। और कराची को आज का मैच जीतना लाजमी था, क्योंकि टूर्नामेंट्स में फिर वो उनका वो काम नहीं रहता, क्योंकि अब मिड तकरीबन शुरू हो गया है। अब इसके बाद जो रिजल्ट जो है, सेमीफाइनल के लिए टीमें जाएंगी जी। मुल्तान तो क्लियर है, अब पीछे से इस्लामाबाद भी है, लेकिन कराची, पेशावर, लाहौर, इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और अभी हो गई है गर्म वेदर थोड़ा सा ना, 30 से ऊपर टेम्परेचर लगे, तो ज्यादा स्पिनरों को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर तो अब खत्म ही हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है। तो देखा जाएगा कि हाई स्कोरिंग मैच कम होंगे, जिस तरह हो रहे थे कि 200 रन बन जाएं, 190 बन जाएं और चेस भी हो जाए। अभी थोड़ा स्पिन बॉल ग्रिप करेगा और बल्ले पे इस तरह आएगा, जिसने अच्छे स्पिनर ने अच्छी बॉल कर दी तो उनको एडवांटेज मिलेगा उनकी बॉलिंग को। तो टीमें ज़्यादातर जाएंगी अपने स्पिनर्स पे, ज़्यादातर जाएंगी जितनी भी टीमें। आज जैसे लाहौर में अगला मैच होगा, उधर भी कुछ ऐसे ही होगा, कराची में भी ऐसे ही होगा। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू सारी टीमें, जो फास्ट बॉलर का जो टाइम था, अब वो तो चल रहा था क्योंकि मुश्किल होता। अब आएंगे थोड़ा स्पिनर हाईलाइट होंगे। आते आपने देखा शोएब मलिक ने आज 3 विकेट ले ली, आज 3 विकेट ले ली। एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है, यहाँ की विकेट क्या करती है। उन्होंने उसका रिजल्ट दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। आज बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में चल गए। राइट, ये है चक्कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, ये फरमाइए कि बैटिंग जो मुल्तान की है, ये इस टूर्नामेंट में हमने देखा बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग उन्होंने की है। यहाँ पर जब कोलैप्स कर गए तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप टॉप ऑर्डर को अगर जल्दी हिला दें तो फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आएगा और आप उनको पकड़ सकते हैं। जैसे वो अनटचेबल लग रहे थे इससे पहले मैचेस के अंदर, यानी टॉप ऑर्डर आता है, मिलर तक बैटिंग गई, रायली रोजो आया, एक एंड से मैच बराबर किया, है ना, हाथ साफ किया और चलता बना। आज तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आई है, तो दूसरी टीमों को है अब सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे पकड़ना है। देखिए, सीधी सी बात है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा बॉलर वो रिजल्ट लेके देगा, और उनको अगर फील्डर्स की सपोर्ट भी मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और आज का जो है वो मे भी हो सकता है कि इन लोगों ने थोड़ा सा इजी लिया हो कि 167 चेस करने जा रहे हैं, इजीली कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि टीम जो है वो कॉन्फिडेंट थी कि जी हम इसको रन्स को कर लेंगे, लेकिन यहीं अगर जरा सा भी कोई 1-2 विकेटें अर्ली गिर जाएं, प्लानिंग थोड़ी सी आउट हो और पैनिक क्रिएट हो जाए, तो फिर उसके बाद संभलना और संभल कर वापस आना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर अगला कप्तान थोड़ा सा क्लेवर है और उसको उसके बॉलर सपोर्ट करें, तो आज जैसा कि अभी आपके सामने है कि शोएब मलिक और शम्स तबरेज की जो शानदार बॉलिंग है, वो बॉलिंग जो है एक वाइटल
मैं समझता हूं कि उन्होंने किरदार अदा किया और पूरी उनकी बैटिंग लाइन को दोनों ने मिलकर 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, तो वो बचा क्या फिर पीछे। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक फैक्टर है कि जो एक ओपनिंग आई है, हालांकि पीछे अनवर अली भी आज मौजूद थे, ब्रेथवेट भी थे, और मिलर, रोजोवो और जो शान मसूद और रिजवान की बैटिंग नो डाउट। मुझे तो बैटिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो शायद 2 टीमें सबसे आगे नजर आती हैं, एक इस्लामाबाद और एक मुल्तान की। बिल्कुल ठीक है। और ये आपके सामने है कि वो उन्होंने साबित किया आज कराची के बॉलर्स ने। और तबरेज मेरे ख्याल आज पहला मैच खेल रहे थे, और वो जाहिर है जब वो आके खेले और उनकी लकीली उनको जो सिनेरियो मिला, वो जो नेचुरल लाइट के अंदर, डे लाइट में उनको खेलने का मौका मिला, तो उन्होंने वो मॉइस्चर का और उसके किसी चीज का ग्रिप का उनको मसला नहीं था, उन्होंने आके अपने आप को प्रूव किया। और वो वैसे भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, T20 में नंबर 1। मेरा तो जाती ख्याल ये था कि उनको पहले दूसरे मैच में ही टीम के अंदर लेके आना चाहिए था, और वो उनको बेहतर रिजल्ट देने की पोजीशन में आते हैं। और यही तो शायद आप और हम बात करते थे तैयब ताहिर के बारे में कि वो इतना प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया। और अब सारे मामला तो काफी देर हो गया, लेकिन अब तो बहुत स्ट्रगल भी आपको करनी पड़ेगी। क्यों मैनेजमेंट ये एक्सपेरिमेंट करने से इतना घबरा रही होती है, और इतना क्यों सोच रहे थे ये सवाल बड़ा सख्त और मुश्किल है। सख्त और मुश्किल इस सेंस के अंदर है कि देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो टीमें हैं उनकी मैनेजमेंट की कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, नेपोटिज्म वाला मसला भी होता है, फेवरेटिज्म वाली बात भी होती है, ये सारी चीजें हैं, और मिसकैलकुलेशन भी होती है। देखें, आपको सबसे अच्छा रिजल्ट जो देगा ना मैनेजमेंट का बंदा जो ग्राउंड में मौजूद होता है, जो 11 महीने 11.5 महीने अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहे, एड में बैठा रहे, टेलीविजन पे बैठा रहे, और उसके बाद 15 दिन के लिए वो ग्राउंड में आए और रिजल्ट देने की कोशिश करे, तो शायद ऐसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। जो लोग ग्राउंड के अंदर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस वो ज्यादा लोगों को पहचानते हैं। बाज दफा क्या होता है कि स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको रन्स नजर आ रहे होते हैं, आउट नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनका स्ट्रोक ऑफ लक होता है कि बैट बॉल पे भी विकेट मिल जाती है, कोई पुअर शॉट के ऊपर कैच छूट जाता है, रन्स लग जाते हैं, तो या टेक्निक की बात होती है। तो मुझे लगता है ऐसा है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर बैठ के मैचेस को देख रहे होते हैं, मैनेजमेंट के लोग, वो ज्यादा अच्छे फैसले कर सकते हैं बनिस्बत उनके जो 11 महीने घर बैठ के और आके और फैसले करें 15 दिन के अंदर, चाहे वो कितने ही बड़ा नाम हो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही लोग सुनना भी चाहते हैं, वो खासतौर पे जो अपनी फीडबैक भेजते हैं। हम तो अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात रहते हैं, लेकिन जब लोग अपने ख्यालात का इजहार जिस तरह सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अली रजा भाई आपकी नज़र से भी गुजर रहा होगा, यकीनन आप भी उससे जो है वो लुत्फानंदोज ज़रूर होते होंगे। वो बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन बात हकीकतन यही है जो लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं ना, ये बड़े, आप समझ लें कि लोगों को समझ में नहीं आते। कि इस प्रोग्राम्स में नहीं बल्कि दीगर प्रोग्राम्स में बैठ के लोग यही बात कर रहे हैं कि आप खुदारा उन खिलाड़ियों को मौका तो दें जो डिजर्व करते हैं। आप देखें, इसी फ्रेंचाइज के साथ रिजवान को आपने इसी PSL के अंदर जो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, आपने रख के पिछले कई सालों में उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चा आंखों से आंसू उसके जारी होते थे जब वो बात कर रहा होता था कि मुझे पता नहीं क्यों मौका नहीं देते। मुल्तान सुल्तान का की प्लेयर है, बल्कि उसको लीड भी कर रहा है। जी जनाब, आप कहिए। देखिए, रिजवान तो खैर इसमें कोई नो डाउट है, गुड प्लेयर, बिल्कुल सही है। और जिस तरह मुल्तान को लेके चल रहे, उनकी कप्तानी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है जी। कंटिन्यू, आज मैच हार गए वो, थोड़ा सा पिछले मैच में सेंचुरी लगा चुके हैं वो। इस बार 2 सेंचुरियाँ लगी हैं, गुप्तिल की और रिजवान की, दोनों की। आजम भी लगा गया था तकरीबन। आजम अपने रिक्वायरमेंट में पूरा चल रहा है, पूरा जा रहा है, पूरा चल जिस रहा नंबर है। जो जिस तरह वो खेलता है, वो बिल्कुल ही स्ट्राइक रेट उसका बहुत हाई होता है, बहुत हाई है। और वो वेट करता है बॉल का, वो जल्दी नहीं जाता बॉल के ऊपर, वो वेट करता है और उसने मिड विकेट और सामने शॉट मारना है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वो पावर से आया था, पावर पे ही खेल रहा है। और T20 क्रिकेट है ही ऐसी, इसी का है। पावर जिसकी अच्छी होगी, जो टेक्निक का खेल कम है, पावर का ज्यादा है, इसी में बॉलिंग है, इसी में बैटिंग है। तो आप देख ले, उसके मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा छक्के होंगे बिल्कुल इस टूर्नामेंट में। और जिस तरह वो चल रहा है, उसके आने से इस्लामाबाद कहां से कहां चली गई जी। आप देखें ना, और उसकी बैटिंग जिस तरह वो स्ट्राइक के साथ खेल रहा है हाई लेवल पे, तो टीम कहां से कहां, फिर शादाब आ जाता है उसको सपोर्ट करने। जैसा कप्तान वैसे उसके प्लेयर। वो अगले रोज तो ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है कि हर बंदा आकर अपनी जो है वो बारी ले रहा था। नीचे फ़हीम अशरफ ने भी आके, फ़हीम अशरफ, वो लोग एक चीज आप नोट कीजिएगा कि जो उस इनिंग के अंदर जिसकी हम सब बैठ के तारीफ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है आजम खान के करियर की। जितनी क्लीन हिटिंग की है, जितनी सेंसिबल बैटिंग की है, डिजर्व करता था कि 100 हो। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने उसके लिए कोई और चीज रखी होगी बेहतर।
आसिफ अली दूसरे एंड पे खड़े हुए थे, उन्होंने चंद शॉट्स अच्छे जरूर मारे, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना नजर आ रहा था हिटिंग के अंदर के मशहूर ज्यादा आसिफ अली हैं, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं था। वो हाफ ग्राउंड में सर्किल पे 75 यार्ड के ऊपर 75% के ऊपर ग्राउंड के बिल्कुल आसिफ अली के शॉट्स जा रहे थे, और आजम की जो वो 100 रूफटॉप पे रूफ टॉप के ऊपर जा रहे थे। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको अगर सिलेक्टर्स जहन में रखे ना कि क्लीन हिटिंग की बात, शायद आसिफ नॉट आउट भी गए, लेकिन जो परफॉर्मेंस इसकी थी ना, कोई कंपैरिजन नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो तो जमीन आसमान का फर्क है। वो हम एक वक्त में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पर किया करते थे उसकी वेट की वजह से, वो कि एक फैक्टर है, लेकिन उसने अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में चेंज कर दिया। यानी क्रिकेट में सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है या किसी भी स्पोर्ट्स में, वो होती है आपकी फिटनेस। उस पर उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उसी के जरिए उसने कहा कि अगर ठीक है मेरा वजन कम नहीं होता, लेकिन मैं उससे आपको देखें कितना मैं फायदा। उसका इंटरव्यू देखा था, उसने दो बातों को फोकस किया हुआ है। उसने बोला मेरी कीपिंग सही है, जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरी कर रहा हूँ, बैटिंग में मेरा स्ट्राइक रेट नीचे नहीं गिर रहा, ठीक है, और टीम को जो रन चाहिए 200 के करीब करीब करके दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्राइक रेट उसका यही T20 में यही चीज चाहिए होती है। फिटनेस लेवल में आप लग जाओगे तो उसका टाइम निकल जाएगा। यंग है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इन फॉर्म है, हो भी नहीं सकते वो और वो अपनी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस पे पूरा उतर रहे हैं। तो यही तो चाहिए होता है इस्लामाबाद को, जिससे वो सक्सेस हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद तो आजम खान का फोकस होता है कि मैंने 5-6 ओवर में 50 करने हैं जी, और किसी बॉलर को जो है ना चढ़ने नहीं देता। वो बिल्कुल ठीक है, वो अटैक पे रखते, अटैक पे आते हैं, अटैक पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपनी है, लेकिन बॉलर को अपने ऊपर नहीं आने मतलब आप ये देखेंगे उसने दोनों बच्चों की, नसीम की और हसनैन की लाइन उसने जो है वो बिगाड़ दी, और एक चक्कर जो उसने जी लाइक स्लॉग स्वीप कह लीजिए, स्लॉग स्वीप कह लें। उनका जो फेवरेट जोन है इस तरफ है, मिड विकेट, मिड ऑन, डीप फाइनल। बिल्कुल ऐसा अली भाई उसी को फोकस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें कि जो उसने बहुत ज्यादा खूबसूरत छक्के मारे, वो एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ पे भी मारे। एक्स्ट्रा कवर पे 100 मीटर के करीब में मेरे ख्याल जो शॉट मारे ना, मतलब ये हमारे जनरली, अगर आप जनरली बात यही है परसेप्शन जो अली भाई कर रहे हैं, जी, लेकिन आप उसकी क्लास देखें जो उसने एक्स्ट्रा कवर पे जो छक्के मारे था, उसने अंदर नाकाबिले यकीन। और एक जो बेस्ट पार्ट है ना इसकी पावर हिटिंग में, ये हर बॉल पे नहीं जाता है जी, यही अभी इन्होंने वेट करते हैं, ये वेट करता है, और वेट करके कुछ सिंगले डबले भी लेगा, स्ट्राइक को भी थोड़ा सा रोटेट करेगा, और फिर लंबी हिटें भी मारता है। लूज बॉल मिला ये अगर आप गौर करें ना, तो जितने पावर हिटर पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सेंसिबल बैट्समैन है जी, बिल्कुल ऐसा। नो वन इज नियर हिम, बिल्कुल नो वन, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी सेंसिबल इनिंग खेलता हो, और आप उसको देखें उसका सक्सेस रेट दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। आमिर भाई, मैं उसको देखता हूं, जो इस अभी हमारे पूल में 3 या 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक उसमें इफ्तिखार हैं जी, उसमें एक आसिफ अली हैं, अब यकीन करें दोनों उसके करीब नहीं हैं, खुशदिल शाह हैं, खुशदिल शाह हैं, आप हारिस को भी डालने उस मतलब पावर रेटिंग कर रहा है वो, बिल्कुल ठीक, लेकिन नो वन इज नियर हिम। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन रिजवान और बाबर आजम भी उसके करीब नहीं है। सर क्या मतलब आपने, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, आप कुछ कह दीजिए। नहीं, मैं तो सुनना ही नहीं चाहता है। आजम जब बैटिंग करता है, बॉलर चाहे किस लेवल का वो प्रेशर में होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत कामयाबी है उस बैट्समैन की। तेज गेंद वो कर रहा है, अगर 140 और उससे ऊपर की स्पीड है हसनैन की, और उसको सामने मार देता है, वो बॉलर मतलब बॉलर प्रेशर में होता है। मैंने देखा है बॉलर थोड़ा सा जो है ना हेजिटेशन में होता है, इधर उधर गेंद कर रहा होता है ऑफ स्टंप से बाहर, उसको स्टंप्स में नहीं करता कि इसका ऑन शॉट बहुत पक्का है। तो ये कामयाबी उसकी कि वो अटैक पे खेलता है, और T20 क्रिकेट ही अटैक की है। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात हो जाए जरा, लाहौर मैचेस जा रहे हैं, और लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देखी है। अच्छा, हमारी टीम तो, क्योंकि जो हमारी इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कराची का नाम, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कराची में मैचेस खेले उसमें कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई, मां सिवाय अब से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है। लाहौर की टीम, लाहौर के अंदर खेलना सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने माजी में दी है, इस दफ़ा क्या उम्मीदें हैं? जी आमिर भाई फरमाइए। देखिए ओवरऑल लाहौर की जो टीम है ना, सबसे अच्छी बॉलिंग साइड है इस वक्त, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है जी। यानी उनके तीनों पेसर अच्छे हैं, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस ने बड़ा इम्प्रूव किया है जी। हालांकि मैं बड़ा नकाद रहा हूँ कि जबरदस्ती उनको खिला के, बहुत से लोगों की का हक मार के उनको खिला के, लेकिन उनको क्रिकेटर बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही, अब बन गए, एक्सेप्ट कर लें मेरिट के ऊपर कि जी वो अब प्लेयर हो गए। अच्छा, इसी तरह से उनके साथ जमान जो है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है, आप उसको कुछ भी समझें, लेकिन वो मैच विनर है एक तरह से।
राशिद उनको मिल गया। बिल्कुल ठीक है। अब 4 बॉलर जब उनके पास एक तरह से टॉप ऑफ द लाइन हो, तो पीछे तो अगर 2-2 ओवर 1-1 ओवर करके भी जो है ना लोग अपना बीच में पूरा अपना कर लेते हैं, निकाल भी दें स्पेल। इसी तरह गो के उनकी पूरी बैटिंग जो है वो फखर जमान के गिर्द घूमती थी, लेकिन उन्होंने कोयटा के खिलाफ फखर जमान के आउट होने के बाद जिस तरह से अपनी इनिंग को एस्टैब्लिश किया और 200 प्लस रन किए, तो वहां से उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ भी सामने आई और एज ए टीम जो है ना नजर आया कि वो मेरा ख्याल है इस वक्त मेरी नाक़िस राय के हिसाब से वो सेकंड बेस्ट टीम है और हो सकता है कि वो फेवरेट भी हो जाए और एक वक्त आए। लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि मुल्तान सुल्तान उस वक्त भी पूरे अपने उसमें थी, फ्लो में थी, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, फाइनल हारी थी बस वो। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि लाहौर की टीम जो है ना वो उनके पास सलाहियत है। अच्छा, लाहौर के जितनी आप और हम शायद लाहौर पे बॉलिंग के ऊपर नजर है, वो कि आज मैच उनका पेशावर से है और मैं समझता हूँ कि पेशावर को जो है वो हरा देंगे, कि उनको डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है अगर उनका एक बैट्समैन खड़ा हो गया 20 ओवर तो वैसे ही हार जाएंगे। ऐसा ही तो वो जो है क्योंकि उनके 70-75 रन होंगे, टीम का 150 रन लगा होगा, 170 रन लगा होगा, वो ये कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो या अगर वो चेस कर रहे होंगे तब भी यही 56 रन वो किसी काम के नहीं है, 125-130 का स्ट्राइक रेट आप T20 के अंदर। अच्छा, ये 125-30 रन का स्ट्राइक रेट जो है ना, अगर आप 15-20 बॉलें खेले में हो ना उसमें फिर समझ आता है, 25 बॉलें समझ में आता है, लेकिन जब आप 50-60-70 बॉलें, इसका मतलब ये कि आपने आधी इनिंग खेल ली। आधी इनिंग 60 बॉलों का मतलब 10 ओवर हो गए ना, तो आपने आधी इनिंग टीम की खराब कर दी और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खबर ये है कि लाहौर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, बैटिंग का फैसला किया है, लाहौर ने बैटिंग का फैसला किया है। तो यकीनी तौर पे चूंकि उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है और उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर वो एक अच्छा डिसेंट स्कोर जो है वो पोस्ट करते हैं तो उसका उनको एडवांटेज आएगा और इनको वो प्रेशर में लाएंगे। येट अगेन जो कमज़ोरी है वो आपके सामने है पेशावर ज़ल्मी की। और इस मैच से हट के थोड़ी सी बात ये कि इस्लामाबाद की जो टीम है, जितनी बॉलिंग आप लाहौर की हाई रेट कर रहे होंगे, तो गालिबन जो इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है वो इस्लामाबाद की है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, अली रज़ा साहब से भी ज़रा इस बारे में बात की जाएगी कि वो कैसे देख रहे हैं, ख़ासतौर पे जो नंबर 1 बैट्समैन है को आमिर सरफराज भाई ने बड़े ढके छुपे अंदाज में, बड़े मोहतात अंदाज में उनके ऊपर तनकीद की है, तो वो क्या ये राय रखते हैं? अली रज़ा साहब भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? इस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। आज जो खेले जाने वाला मैच है उसके हवाले से बात की और जो होने वाला मैच है जिसका आगाज़ हुआ चाहता है, बस टॉस जीत चुकी है लाहौर की टीम और फैसला ये हो चुका है। अभी आपको बताया कि उन्होंने पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया। तो जनाब इसके ऊपर भी गुफ्तगू जारी थी, पेशावर के हवाले से कुछ हम बात कर रहे थे और ख़ास तौर पर जो कप्तान साहब हैं तनकीद की जद में है। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो बात हो रही है, ज़ाहिर है उसको इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लोग सुनना चाहते हैं कि ये अगर बैटिंग के हवाले से जिस पे हम तनकीद कर रहे हैं, हम ही क्या सभी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम साहब के ऊपर, तो वो ना अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना कुछ ऐसा है कि अगर नागुज़ीर हो चुका है खेलना तो कुछ। भाई के पास जाने से पहले क्या बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं, खुश हैं? बल्ला पटकते हुए आए, अपने आप को ऐसे करते हुए आए, इज ही हैप्पी? ये प्लीज बताइए, आप जवाब दीजिए, आप दिफा में हैं उनके, फरमाइए। देखिए, बाबर आजम जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो खेल ले, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी उनकी तकरीबन 250 लग चुके हैं टीम में। तो आपने स्ट्राइक रेट में पहले उनको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी थोड़ा सा जिस तरह मोहम्मद हारिस, सैम अयूब सेट होके आउट हो जाते हैं, और ये सैम अयूब तो 2-0 पे मरतबा 0 पे आउट हो गया, एक मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट हो गया, वहीं से चले गए बेचारे, वो बैड लक थी। चलो वो बैड लक, एक बॉल बहुत अच्छी गिर गई थी उनको जिसपे वो LBW है, उनकी एक ही इनिंग है।
जब आपके ऊपर के टॉप बैट्समैन जब रन नहीं करेंगे तो बाबर आजम भी तो स्ट्रगल ही करेगा ना। वो ऊपर से हिटे कैसे मारेगा, वो पूरा लेके चलेगा पूरा मैच, मोमेंटम लेके चलेगा। सही है। तो पेशावर की जिस तरह वो बैटिंग लाइन चल रही है वो उस लेवल पे नहीं चल रही जैसे उन्होंने बैट्समैन लिए उनके। ठीक है। ओवरसीज प्लेयर भी एक इनिंग खेलने के बाद उसके बाद भी उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया। अब टोटल बाबर पे ही जिम्मेदारी आती है कि अगर वो अपनी जगह साइम को भेज सकते हैं या नहीं, इससे फर्क पड़ेगा? जमीन और आसमान का। देखिए साइम, ये दिफा में पहले इनको मौका दे दें, फिर ये बाद में शिकायत करते हैं कि हमें मोहम्मद हारिस सेम स्टाइल से खेलते हैं। वो तो दुनिया में अटैकिंग क्रिकेटर्स को भेजा जा रहा है। ज्यादा एक बाबर आजम थोड़ा सा बैलेंस खेलता है, ऐसा बैलेंस खेलने की पोजीशन है टॉप ऑर्डर, यानी बॉल जाकर फेस करें। जिस तरह हारिस पहली बॉल पे उनको लूज बॉल मिलती है तो वो बड़ी हिट मारने में चले जाते हैं। ठीक है। बाबर ऐसा नहीं करते, बाबर वेट करते हैं बॉल का, अगर मिल जाए तो वो चीज है, लेकिन वो ग्राउंड शॉट पे ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, इनिंग बनाने पे ज्यादा फोकस होता है। सैम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं कि पहली बॉल में विकेट के पीछे भी चक्का मार देंगे, सामने भी मार देंगे, पावर हिटे भी हैं और T20 स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों उनके जो मेन फाइटर बैट्समैन है जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे वैसे जैसे करनी, इसलिए आप समझते हैं कि दबाव ज्यादा है। और अमित सरफराज साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट एक क्वेश्चन है और बड़ा नहीं, आप स्टैट्स उठा के देख लें कौन सा मैच है हारिस ने एक्साइटिंग स्टार्ट नहीं किया हो, उसने रन ना किए हो। मैं तो समझ रहा हूँ ये तो ब्लेसिंग है कि वो 40 रन 19 गेंदों पे 20 गेंदों पे करके चलाया आता है हारिस, पीछे से इनको एडवांटेज मिल जाता है। एक मैच में साइम अयूब ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, सपोर्ट मिल गई। जिन मैचों में ये आउट हुए हैं पीछे रिजल्ट क्या हुआ मैच का बताएं। और ऐसे 40-50 रनों का क्या फायदा या 70 रन का क्या फायदा कि आपकी टीम हार जाए। आप एक रीजनेबल जो टोटल है वो भी पोस्ट ना कर सके आपकी टीम, तो आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि जी उस पर प्रेशर आ जाता है। आखिरी ओवर में कौन सा प्रेशर था जो लास्ट मैच हुआ है जिसमें 75 नॉट आउट करके गए, आखिरी बॉल तक बाबर आजम ने खेली और उसके ऊपर भी वो सर्किल से बाहर नहीं मार सके शॉट, उनसे बॉल शॉट ही नहीं लग रहा। तो हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। प्रेशर मैं मान लूंगा चले, अगर शुरू के अंदर कोई आउट होता है, उसी मैच में 40 रन की शानदार इनिंग हारिस ने खेली थी, आपने कैपिटलाइज क्यों नहीं की। देखें सर, आप T20 का टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना, उसके अंदर आप 3 हिस्सों के अंदर अपनी प्लानिंग को डिवाइड कर सकते हैं बासानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले 6 ओवर, बिल्कुल ठीक है, अगले 7 ओवर, बिल्कुल ठीक है, और फिर अगले 7 ओवर, ठीक है ना। और वो 7 को आप 8 ओवर भी, पहले 6 ओवर में आप ऑल आउट जाएं, अटैक करें, कोई आपको क्रिकेटिंग शॉट्स की जरूरत नहीं है, आप ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन करें, आप एक्साइटिंग क्रिकेट खेलें, छोटा सा चांस हो उसको कन्वर्ट करें और उसके रन्स करें। बिल्कुल ठीक है। आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं, गिर जाएं, उसके बाद आप सेकंड फेज जो आता है, अगले 7 ओवर 8 ओवर जो आते हैं, जो 15 ओवर तक चले, आप और स्ट्रेच करके ले जाएं कि 15 ओवर तक आप रन बॉल पे जाएं, बाबर जैसी बैटिंग करना चाहते हैं, हाँ, या जो बैटिंग सूट करती है वो सूट करती है, वो आप 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक उनसे बैटिंग कराएं। लेकिन आखिरी 5 ओवर फिर जो आते हैं, जैसे 6 पहले आपने खेले, आपको उस तरह खेलने होते हैं। यहां अलमिया ये है कि वो जो इनके जिस टीम से भी बाबर आजम खेल रहे होते हैं, वो जो पहले 6 ओवर हैं वो जाया कर देते हैं। अगर वो 6 ओवर जाया ना हो तो जो रिजल्ट है वो 20-25 रन आगे चला जाता है। क्रिकेटर बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश है, मेरा फेवरेट बैट्समैन है वनडे और टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन जहां T20 की रिक्वायरमेंट आती है, उसके लिए आइडियली स्पीकिंग, उसके जो मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग है, उसको सर्किल के बाद आना चाहिए और वो टीम के लिए कम से कम 15 ओवर तक बैटिंग करे, 8 ओवर बैटिंग करे और उसके साथ साथ जितना लंबा जा सके, लेकिन फिर वो अपनी उसको क्रिकेट से हटके इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए होगी। और अगर वो नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट यही रहेंगे। अब ये देखिए, मैं बात बताऊं, मैं आमिर भाई अब हमारे साथ हैं, मैं इस वजह से वो नहीं कह रहा या मैं इनके उसको नहीं करता, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त कह रहे हैं, ये वो समझ में आने वाली बात है, ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही, जो कप्तान को समझ में नहीं आ रही। भाई को यही तो आपको वर्ल्ड कप के वक्त भी बताया जा रहा था कि ये क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है, जैसा भी इन्होंने कहा कि शुरू के 6 ओवर की अलग आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके बाद आप भले थोड़ा स्लो जाएं, कोई मसला नहीं। 8 ओवर आप अपना 15 ओवर तक आराम से खेलें। कभी कहीं लूज बॉल मिल गई, आपने इधर मार दिया, कभी पीछे मार दिया, कभी आपने पीछे कट खेल लिया, एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। आखिर के ओवर में आपने गियर शिफ्ट करना है। हो क्या रहा है इसके बिल्कुल अगेंस्ट। आप रिजवान के साथ गए, मैं इंटरनेशनल मैचेस की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, स्टार्ट में गए, आपने एक्सेलरेट करने की कोशिश की, दूसरे एंड से वो तो अपने शॉट्स खेल रहा है, लेकिन आप वही सिंगल डबल पे आप हो, रन्स कभी तो हो गए, लेकिन
ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 50 रन, 45 रन, 42 रन, यही आप उस रेंज बाउंड हो गया ना। उसके बाद आप जाते हैं अगले उसमें तो अब और स्लो हो जाते हैं। जाहिर है कि अब आपने पीछे कुछ नहीं किया, अब तो फील्ड खुल गई है, अब आप स्ट्रोक्स की तरफ जाएंगे, वहां और आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को, और आप उसके बाद जब एक्सेलरेट करने का टाइम होता था आप आउट हो जाते थे। अब नीचे आकर जब हिटिंग का मामला होगा तो नया बैट्समैन आते ही पहले गेंद से कैसे मारे, वो कैसे रीड लेकिन आउट होने से पहले 50, 60, 70 अपने लगा चुके होते थे। और होता यही था, 50 गेंदे खेल चुके होते थे। दूसरा से रिजवान भी, मतलब 34, 35, 40 गेंदे बहुत है T20 के अंदर। 40 गेंदों में तो आजम खान ने नक्शा चेंज कर दिया, मतलब 79 के ऊपर 4 आउट। और जब वो आया बैटिंग करने के लिए 220 का टारगेट, कोई सोच सकता था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है बैटिंग की। अब आप बताइए कैसे दिफा करेंगे नंबर 1 बैट्समैन का? देखिए अभी जो मैच कोशिश कर रहे हैं दिफा करने की। अभी जो मैच है लाहौर से मैच है जी, लाहौर के तीनों बॉलर स्ट्राइक बॉलर हैं। ठीक है, सही है। हारिस रऊफ है, शाहिनशाह आफरीदी और अभी जमान आए हैं, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर है। इन तीनों बॉलरों पे जो अच्छे रन निकाल सकता है वो बाबर आजम है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम करते हैं। ये ऊपर से ये वो बॉलर नहीं है जिनको आप ऊपर से हिटे मार दें या ऐसे मार दें। इनकी पेस है, स्विंग भी बहुत अच्छा है, नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, तीनों बॉलर अच्छे हैं। ठीक है। एक स्पिनर है उनके पास राशिद खान, वो बेहतरीन उस वक्त तक आएंगे जब तक 6 ओवर में आपका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, ऐसा ही है। आज के मैच में मैं ये देखता हूं कि बाबर का विकेट पे होना जरूरी रहेगा ज्यादा से ज्यादा, जितनी देर ज्यादा रुकेगा, क्योंकि उनका फास्ट बॉलर पे अटैक करते हैं वो लोग। लाहौर कलंदर में हमेशा टॉप फास्ट बॉलर है, तो बाबर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हारिस, वो भी अटैकिंग बैटिंग करते हैं। इन तीनों प्लेयर में से अगर 2 प्लेयर ने एक अच्छी इनिंग खेल ली और 2 ने उसको सपोर्ट कर ली तो आज पेशावर अच्छे रन कर देगी। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोर्ड पे? अभी तो पहली बैटिंग तो सॉरी लाहौर का, मतलब कि अगर चले मान लें कि अगर पहली बैटिंग होती भी तो कितना कर सकते थे लाहौर? आपके ख्याल में 180 प्लस करती है। पीछे मैचेस को देखना पड़ेगा कि क्या स्कोर करते हुए आ रहे हैं। अभी जो है ना थोड़ी सी ड्राई विकेट मिलेगी, वैसी नहीं, क्योंकि वेदर थोड़ा गर्म आ गया। बल्ले पे लगेगी बॉल ज्यादातर, अगर बैट्समैन को गलती ना करे, स्ट्रोक मतलब इंपैक्ट कनेक्ट पूरा होगा, कनेक्ट होगी बॉल। जब बल्ले पे अच्छी बॉल लग रही होती है तो फास्ट बॉलर को बॉल बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्विंग नहीं मिलता जी। ऐसा ही है, लाहौर की स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की, और यही पेशावर की भी है। कोई खासा कोई इनके पास ऐसा स्पिनर नहीं है। अब्दुल कादिर, वो उस्मान खादिर स्पिनर है बस, कोई खास इतने अच्छे बॉलर नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर पे ज्यादा अटैक करेंगे ये लोग। ठीक है, और बैटिंग में जो है, जैसे आप सैम अय्यूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए और बाबर आजम, फास्ट बॉलर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह लाहौर है, फखर जमान हो गए। लाहौर की थोड़ी बैटिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है पेशावर के हिसाब से। लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, पेशावर की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो देखते कौन अपनी बैटिंग से क्या करता है, जल्दी आउट कर दें तो आज सूरत हाल चेंज हो सकती है। वही चीज, उसी का मैच है। दोनों टीम उस तरह की बैलेंस नहीं है। एक की बॉलिंग अच्छी है, लाहौर की एक की बैटिंग अच्छी है, क्योंकि वहां पे फखर जमान पे आप सपोर्ट करते हो। फखर जमान ही ऐसे प्लेयर है, बाकी 25-30 करने वाले वीजे हो गए, सिकंदर रजा हो गए और दूसरे प्लेयर है, इतने खास नहीं है। सही है। अब वो कामरान प्लेयर है उनके, कामरान गुलाम, वो भी इतने 20-25 वाले प्लेयर है, कोई स्ट्राइक रेट इतना हाई नहीं है। इन्हीं पे चले, फखर जमान पे चलेंगे। तो ये है कि बैटिंग एक ही स्ट्रेंथ है और बॉलिंग एक ही स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से तो लाहौर का फैसला हमें समझ में आता है कि सही है उन्होंने, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल काम करने की जरूरत है। जी आमिर भाई, अब ये फरमाइए, वक्त महदूद है, इन्होंने तो कोशिश की है कि उसको जस्टिफाई करें उसकी पोजीशन को, और ये उनका मुकदमा बड़े भरपूर तरीके से लड़ भी रहे हैं। उन्होंने अच्छे पॉइंट्स भी रेस किए हैं कि वो जो सिचुएशन है टीम की उसको देखते हुए तो चलें, वो जिम्मेदारी पूरी करें। जी फरमाइए। जो अली भाई ने बात की है ना, इसमें तो कोई दोबारा नहीं है कि बाबर को इस वक्त लंबी इनिंग खेलनी है। बिल्कुल ठीक है, तो सर 13 ओवर खेल ले ना, 7 के बाद से लेके 20 तक चला जाए। वही समझा रहे हैं इनको, वो खेले ना वहां पे, किसने मना किया? किसने मना किया? देखिए 2 विकेट गिर जाएं, आ जाओ आप 4 नंबर पे बैटिंग करने आ जाओ। ठीक है, और कम से कम हाफ हिट भी किसी एक्साइटिंग प्लेयर की, अगर वो सर्किल में 2 जब फील्डर आपके बाहर होते हैं, अगर कोई टॉप एज हो गया, कोई उल्टा सीधा शॉट लगने के चांसेस होते हैं, वो भी रन मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाबर जब चांस ही नहीं ले रहा, तो जब चांस ही नहीं लेगा तो वो रन कहां से करेगा? ठीक है। ये जो स्लॉट है ना 6 ओवर की, ये किसी टीम को जाया नहीं करनी चाहिए। मैं आपको माजी में ले जाऊं थोड़ा सा, शारजा का जो यूएई का जो वर्ल्ड कप था T20 का, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर देख लीजिए। इसमें से बड़ा इस वक्त मौजूदा ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई बैट्समैन नहीं है, उसको 5-6 के ऊपर बैटिंग कराते थे और बाज़ दफा नहीं भी कराते थे। वो मिचेल मार्श नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था,
और जो ऑफ स्पिनर उनका बहुत अच्छा एक एक्साइटिंग बैट्समैन भी है और ऑफ स्पिन भी करते हैं, मैक्सवेल जो है, आप उसको भी यूज कर रहे थे। और जो उसका कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का, वो ओपन आके कर रहा था, वार्नर जो था उसके साथ वो अटैकिंग प्लेयर थे। तो उन्होंने अपनी टीम की फॉर्मेशन को, और पाकिस्तान के खिलाफ हो, किसी मैच में किसी टीम के खिलाफ हो, उनके 4 आउट हो जाए, उनका एक ही पेस था, उससे खेले चले आ रहे थे। क्योंकि अगर विकेट पे खड़ा करना है तो उनको पता है कि स्मिथ है, वो आगे खड़ा हो जाएगा, एक एंड वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। और उसकी क्लास भी बाबर से कम नहीं है, वो उसमें चौके भी मारेगा, वो सिंगल भी लेगा, वो छक्के भी मार लेगा, लेकिन उसको आउट करना इतना आसान नहीं है। आप ये 20 ओवर की क्रिकेट है, आंख झपकती है और ओवर्स खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कैपिटलाइज करें, जो एग्रेशन आपकी टीम में, जो एक्साइटमेंट, जो बैट्समैन आपके पास मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर साइम अयूब को पीछे बिठा दें, कैटमोर को पीछे बिठा दें, और पीछे आप और जो बैट्समैन अपने हारिस को भी ना कराएं बैटिंग के, जी टेक्निकली साउंड फलाना बैट्समैन अच्छा है, उसको ऊपर में ले आता हूं और विकेट ना गिरे सर्कल के अंदर, तो गॉन आर द डेज। बिल्कुल कि जब आप ये डिस्कस किया करते थे, एक वो दौर था, आपने देखा होगा 92 वर्ल्ड कप की बात कर लें आप, तो उस दौर के अंदर भी 30 ओवर में 100 रन करो और अगले 20 ओवर में 150 रन करो, तो आप 250 रन करके मैच जीत जाते थे। पाकिस्तान ने फाइनल भी जीता। लेकिन अब नहीं है, अब आपके 400 रन करके आप सेफ नहीं है। 400 रन करके सेफ नहीं है। उस माइंडसेट से निकलना होगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले 6 ओवर में अटैक, 8 ओवर तकरीबन 7-8 ओवर 15 ओवर तक आप थोड़ा सा अपनी इनिंग को जिस तरह से भी लेके चले, लूज बॉल को मारे, मेरिट पे खेलें, विकेट बचाएं, और फिर आखिरी 5 ओवर खुल के खेलें और आप रन करें। हुजूर, ये तो अभी गोरे आपके पास जब आए थे तो उन्होंने, ब्रैंडन मैकलम उनका जब बैटिंग कोच, उसने टेस्ट क्रिकेट भी चेंज कर दी। सेशन टू सेशन जो है ना, वो मैच हो रहा है। अब आप देखिए, पहले सेशन में वो प्लान लेकर आए थे कि हमने इतना बड़ा स्कोर डालना है कि अगला पूरे 5 दिन के लिए जो है ना, वो उसमें शॉक में चला जाए कि ये हुआ क्या है। कि पहले सेशन के अंदर उसने पूरे टेस्ट का प्लान नहीं किया। जब उससे पूछा गया, उसने कहा पहले सेशन को प्लान किया था कि इसी तरह स्ट्राइक करेंगे डेड विकेट के ऊपर कि बॉलर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा, और उसका नतीजा निकला जी, एक दिन के अंदर इतना बड़ा स्कोर डाल दिया जो क्रिकेट की तारीख में नहीं हुआ। जी, आखिरी जुमला। बिल्कुल सही। प्लानिंग हाँ, मैकलम ने जिस तरह कोच है उनके, और उन्होंने हैरी ब्रो को प्रमोट किया है। हैरी ब्रो जैसे खेले, वो अपने 1-2-4 ओवर सीधे खेलते, और उनको पहली भी टेस्ट क्रिकेट में लूज बॉल मिले तो उस पर, अभी आपने देखा न्यूजीलैंड के अंदर उसने क्या किया। वो जिस तरह खेलने, आपके वर्ल्ड नंबर और जितने भी बैट्समैन हैं उनके लिए कैसा मैसेज उसके अंदर है, उसकी इनिंग आप देखें तो सही। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक पीटरसन के बाद एक और बैट्समैन जी, बिल्कुल आपने सही, जिसकी रीच ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, और फ्लो में खेलते हैं। जिस बॉल को रोक सकते हैं उसको छक्का भी मार सकते हैं। छक्का भी मार ये हैरी ब्रो ने दिखाया है, और ये PSL की इजाद है। जी से निकले हैं लाहौर कलंदर से, बिल्कुल ऐसा ही। उनके होने से लाहौर कलंदर की बैटिंग का खिलाफ बहुत बड़ा चल रहा है। अगर वो ना होने से अवेलेबल जब तक अबे आएंगे नहीं तो उनको प्रॉब्लम में रहेगी। लाहौर कलंदर ने कितना बड़ा नाम नहीं लिया, क्योंकि हैरी ब्रो लिया था, वो अकेले ही काफी है प्लेयर। उस वजह से लाहौर कलंदर की टीम भी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये बात है यकीनन कि बैटिंग के अंदर जो खामियां हैं वो इसकी वजह से ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल मेहनत जो है वो शर्त है और करनी होगी। वक्त क्योंकि अब हमारे पास ख़त्म हो गया, तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह कल जब प्रोग्राम करें तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करें। जब आपके साथ इंशाल्लाह दूसरी हमारी नशिस्त होगी तो ये तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात होगी और इंशाल्लाह पॉइंट्स टेबल की तरफ भी बढ़ेंगे और तमाम मामलों के ऊपर गुफ्तगू होगी। सोशल मीडिया के जो सवालात हैं उस पर भी कोशिश की प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, और बाकी मानदा जो सवाल हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कल हमारी गुफ्तगू होगी। दोनों मौजूद मेहमानों का, जनाब आमिर सरफराज साहब, अली रजा साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। और जनाब ये आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।